मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 81। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा 81 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से द्विवेदी युग पड़ा। इनका जन्म सन 1864 ईस्वी में, जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1938 ईस्वी में हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भाषा और साहित्य का व्यवस्थापक तथा कवियों का निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें रसज्ञ रंजन तथा सुकवि किंकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को क्या कहा था? ज्ञान राशि का संचित कोश। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा, संचित कोश कहा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर जो है 82 देखेंगे। दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ रचना किसकी है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य देवसेन। कौन सा है? आचार्य देवसेन। 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 83। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो इसमें वर्ण व्यवस्था का समर्थन, रहस्यवाद की अभिव्यक्ति कबीर की रचनाओं में सर्वाधिक मिलती है, बाह्य आडंबरों का खंडन, ये संत काव्य के लगभग जो है प्रत्येक व्यक्ति में है, गुरु की महत्ता का वर्णन, ये भी लगभग सब में मिलता है। तो मिलता क्या नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो है यही नहीं मिलता है, अर्थात 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 84। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक जो है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रामविलास शर्मा जी के रचना है। रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक रचना है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 85। भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। अब एक दो था, भाट भाषा जो है डिंगल भाषा को कहते हैं। किसे कहते हैं? डिंगल भाषा को कहते हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 85 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डिंगल और पिंगल दो भाषाएं थी, उस समय चलती थी। तो डिंगल भाषाओं में किन किन बोलियों का मिश्रण था? अब पिंगल में किसका था? डिंगल भाषा का अधिकतर प्रयोग वीर रस की रचनाओं में किया जाता था। इसमें देखिए, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। जो देखिए साहित्यिक राजस्थानी की ये दो प्रकार है। साहित्यिक राजस्थानी भाषा के दो प्रकार है, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल भाषा ये साहित्यिक राजस्थानी भाषा के दो प्रकार है, जिसमें से अधिकांशतः डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर प्रयोग जो है चारण कवियों द्वारा किया जाता था, जबकि पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 86। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य सन 1914 ईस्वी में लिखा गया था। किस सन में? 1914 ईस्वी में। और प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रियप्रवास, जिसमें सर्गों की संख्या 17 थी। 17 सर्गों की संख्या 17, और यह सन 1914 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रियप्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रयास तक का वर्णन है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म निजामाबाद के जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके गुरु का नाम बाबा सुमेर सिंह था, जो पंजाबी गुरु थे। इन्हें जो है हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध नाम
दिया था। किसने दिया था? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हरियोध नाम निजामाबाद जिला आजमगढ़ के पंजाबी गुरु बाबा सुमेर सिंह ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार, इसमें 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 87, संदेश राशक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा खंड काव्य। संदेश राशक क्या है? खंड काव्य है। संदेश राशक खंड काव्य है और यह अब्दुल रहमान की रचना है। इस प्रकार 87 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 88। देखिए, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम किसने दिया था? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का विभाजन जो है विक्रमी संवत में किया था, जिसमें इन्होंने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 और उत्तर मध्यकाल अथवा भक्तकाल का समय 1375 से 1700 विक्रमी और उत्तर मध्यकाल अथवा रीतकाल का समय 1700 विक्रमी से संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक माना है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। 89 देखिए, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद किसने किया? तो उस 89 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया था। किसने किया था? राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 90। प्रश्नोत्तर नंबर 90 हम देखेंगे, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता जो है कृष्ण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी थे। कौन थे? सूरदास जी है, जिसमें इन्होंने साहित्य लहरी का समय रचना काल जो है 1550 ईस्वी में, इन्होंने साहित्य लहरी को 1550 ईस्वी के लगभग लिखा था। इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। अलंकार और नायिका भेद का साहित्य लहरी में इन्होंने अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया है। नायिका भेद का, और इसमें 118 दृष्टकूट पद है। 118 दृष्टकूट पद हैं। 118 दृष्टकूट पद हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 90 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अर्थात साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 91 हम देखेंगे। इसमें से बौद्ध धर्म की भाषा है। 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। किसकी भाषा थी? पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 92। देखिए, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अव्यक्त किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अव्यक्त किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 92 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 93। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लारू का राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, डॉक्टर। इन चारों में कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, जैसे कोणार्क नाटक है, यह सन 1951 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1951 ईस्वी में। और यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। दूसरा अंधा कुआं जो है, यह 1955 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1955 ईस्वी में लिखा गया और यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। जबकि डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। और इसमें एक परित्यक्ता पत्नी, विष्णु प्रभाकर परित्यक्ता पत्नी की कहानी का वर्णन है। और लहरों के राजहंस जो 1963 ईस्वी में लिखा गया था, 1963 ईस्वी में लिखा गया था, यह मोहन राकेश का नाटक है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 93 का
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 94। देखें 94। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं? तो साहित्य के आधार में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 95। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, इतिहास सिद्धांत और वाद लेखक के नाम क्या है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 95 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भगीरथ मिश्र। कौन सा? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित इसके ग्रंथ का नाम है सिद्धांत और वाद। प्रश्नोत्तर नंबर 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 96। हम देखेंगे नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो इसमें देखेंगे नासकेतोपाख्यान के रचयिता के जो लेखक के जो है, इसे नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हो गए? सदल मिश्र, अर्थात 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 97। कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? कौन सी भाषा निम्न में से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा क्या है? यह एक वियोगात्मक भाषा है, अर्थात 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 98। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का ग्रंथ नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कविकुल कल्पतर, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? ये तीनों ग्रंथ जो है आचार्य चिंतामणि के ग्रंथ हैं, और जबकि कवि प्रिया जो है, जो कि अलंकार ग्रंथ है, ये आचार्य केशवदास का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? केशवदास का ग्रंथ है। केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में लिखा है कि कवि की देन न चाहे बिताई, पूछे केशव की कविताई। इस प्रकार देखिए 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 99। हम देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 99। सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? तो सेवा सदन का प्रकाशन सन 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1918 ईस्वी में हुआ था, और यह प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। कौन सा है? प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास। अगर ये प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन, प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? तो प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन है। प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है जो है प्रेमचंद का, जबकि मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। कायाकल्प 1926 के हैं। कायाकल्प 1926 में मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 में है। प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ हिंदी उपन्यास सेवा सदन सन 1918 ईस्वी में है। और सेवा सदन में किस समस्या का वर्णन है? तो सेवा सदन में वेश्या समस्या का मुख्य रूप से अभिव्यक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन हैं? तो वक्रोक्त जीवितम का लेखक जो है सही उत्तर हो जाएगा आचार्य कुंतक। कौन हो जाएगा? आचार्य कुंतक। वक्रोक्त जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक जी हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 101। हम देखें असंगत विकल्प को चुनिए। सिद्ध जीवन की सहजता की विश्वासी थे, सही है, संगत है। सिद्ध चित्त की निर्मलता को सर्वोपरि मानते थे, ये भी सही है। सिंहों के यहाँ करुणा व शून्य का अत्यधिक महत्व है। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जबकि यह कृष्ण का विधारा का कथन है। यह किस युग में मानते थे? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, वल्लभाचार्य कृष्ण का विधारा का। तो निम्न में से असंगत विकल्प कौन है? ए, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा डी।
अगला हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100। कीर्तलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। यहाँ अवहट्ट का क्या अर्थ है? यहाँ पर अवहट्ट का क्या अर्थ है? तो अवहट्ट का क्या अर्थ हो जाएगा, क्योंकि डिंगल और पिंगल आप लोगों को बताया गया साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। मैथिली युक्त ब्रजभाषा ये भी नहीं है। अगला है मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 102 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 100। एडविन आर्नल्ड की आख्यान लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से शीर्षक से अनुवाद किसने किया था? तो एडविन आर्नल्ड के आख्यान लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार 103 का सही उत्तर क्या हो जाए? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 104। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है कैसा था? वार्षिक था, मासिक था, पाक्षिक था या साप्ताहिक था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है मासिक था। कैसे प्रकाशित होता था? मासिक होता के रूप में होता था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 104 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर हम देखेंगे 105। इसमें है निम्न से कौन सी कृत मैनेजर पांडे की नहीं है? शब्द जहाँ सक्रिय है मैनेजर पांडे का है। यथा प्रसंग ये भी मैनेजर पांडे का रचना है जो है। हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान मैनेजर पांडे की। साहित्य और सामाजिक संदर्भ यह मैनेजर पांडे की रचना नहीं है, इसलिए प्रश्नोत्तर नंबर 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 106 हम देखेंगे। संचारणी तथा युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के रचयिता कौन है? संचारणी युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 106 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 107। सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 107। देखिए जो है 107 में हम देखेंगे खरगोश के सींग तेल की पकौड़ियाँ। ये किसकी है? प्रभाकर माचवे की। खरगोश के सींग तेल के पकौड़ियाँ प्रभाकर माचवे के हैं। दूसरा गोपाल दास व्यास का मैंने कहा हेलो हेलो, गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा हेलो हेलो। रघुवीर सिंह का है उसके बाद जीवन कण तथा जीवन धूल किसके है? रघुवीर सिंह की कृत है। और उसके इंद्रनाथ मदान जी का आलोचना तथा काव्य विदा अलविदा। कौन सा है? आलोचना तथा काव्य विदा अलविदा, अर्थात ए का दूसरा बी ऑप्शन में मिल गया। पुनः बी का जो है पहला हो जाएगा, सी का तीसरा, डी का ही। इस प्रकार 107 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 107 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी नंबर। प्रभाकर माचवे की रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है खरगोश की सींग तेल की पकौड़ियाँ। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा हेलो हेलो। रघुवीर सिंह का है जीवन कण जीवन धूल। और इंद्रनाथ मदान की रचना है आलोचना तथा काव्य विदा अलविदा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 107 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 108। देखिए नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद रात भर इसलिए नहीं आती है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आराम से रात में भी नींद आएगी और दिन में वर्क नहीं रहेगा, दिन में भी नींद आएगी। तो देखिए इसमें नींद, इसके लेखक कौन है? प्रश्नोत्तर नंबर 108। ये तो आपकी समस्या है या जो लोग नहीं सफल हो पाते हैं उनकी समस्या होती है, और वही सही भी है। जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया। जब तक हम दिन रात नहीं मेहनत करेंगे तब तक सफलता जो है
बहुत मुश्किल होती है। और जब हमारे माइंड में चाहे सोते रहे जागते रहे एक ही बात चलती है कि हमको पढ़ना है जो है, और जो हम पढ़ें वो हमारे सोने के बाद जो है जब नींद में आने लगता है, तो ये जान लीजिए उस दिन हम सफल एकदम निश्चित रूप से हो जाएंगे। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 108 का नींद क्यों रात भर नहीं आती के लेखक कौन है? तो इसके लेखक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 108 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 109। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह नागदेव रचित नहीं है? 109 का तो सही उत्तर कैसा है? मैंने कुछ नहीं देखा। अर्थात जो है 109 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेंद्र नागदेव का रचना नहीं है। और तीनों वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, तमाशबीन, ये तीनों रचनाएं नरेंद्र नागदेव की हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 110 हम देखेंगे। देखिए काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी के रचयिता कौन है? काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 110 का सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 111। प्रश्नोत्तर नंबर 111 देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प है। देखिए निम्न विकल्पों में असंगत विकल्प है। 1910-15 का समय हिंदी कहानी का आरंभिक युग है, सही है। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने किया था, ये भी सही है। इंदु पत्रिका के माध्यम से ही जयशंकर प्रसाद, इंदु पत्रिका के माध्यम से ही प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश प्रारंभ होता है, ये भी सही है। अगला है 1920 ईस्वी में काशी में हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई, ये गलत है जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 111 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 112। देखिए आदिवासी समस्याओं पर केंद्रित उल गुलान की औरतें कविता किस कवि द्वारा रचित है? उल गुलान की औरतें कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 112 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात अनुज लुगुन द्वारा रचित है। उल गुलान की औरतें कविता किसने लिखा है? अनुज लुगुन ने लिखा है। इस प्रकार 112 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 113। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मूक माटी की मुखरता, 113 हम देखेंगे। मूक माटी की मुखरता डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी का है, सही है। गूंगा नहीं था मैं जयप्रकाश कदम के जो है आत्मकथा है, ये भी सही है। अगला है मूक नहीं मेरी कविताएं, यही जो है सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। प्रश्नोत्तर नंबर 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 114। 1991 ईस्वी में प्रकाशित इसी दुनिया में काव्य संग्रह किस कवि द्वारा रचित है? तो यह जो है इसका सही उत्तर बीरेन डंगवाल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बीरेन डंगवाल द्वारा। अर्थात 114 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 115। आदिम एकांत। आदिम एकांत किस कवि के गीतों का संकलन है? तो आदिम एकांत जगदीश गुप्त के गीतों का संकलन है। किसके गीतों का? जगदीश गुप्त का। अर्थात 115 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 116। देखिए दो आब शमशेर द्वारा रचित किस विधा की रचना है? तो इसमें जो है निम्न में विधा पूछ रहा है, तो यह जो है दो आब किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 116 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 117। नरेश मेहता विरचित प्रार्थना पुरुष खंड काव्य किस युग पुरुष पर आधारित है?
नरेश मेहता रचित प्रार्थना पुरुष खंड काव्य किस युग पुरुष पर आधारित है? तो यह महात्मा गांधी पर आधारित, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 117 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 118। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 18, निम्न में से कौन सा साहित्यकार देव बड़े की बिहारी विवाद से संबद्ध नहीं है? 118 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, कृष्णदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों देव बड़े के बिहारी विवाद से संबद्ध थे, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे संबद्ध नहीं थे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं और भाषा तथा व्याकरण के व्यवस्थापक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 118 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला अब देखेंगे हम प्रश्नोत्तर नंबर 119, मुक्ति बोध की लंबी कविता अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में किस नाम से हुआ था? तो यह जो है कल्पना पत्रिका में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 119 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 120, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है। किसका है? महादेवी वर्मा का। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, जिसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? तो इसकी केंद्रीय विषय वस्तु जो है स्त्री विमर्श के विविध पक्ष हैं। क्या है? स्त्री विमर्श के विविध पक्ष हैं। अर्थात 120 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 121, किस साहित्यकार ने प्रभा पत्रिका में भावों का भिड़न नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का नकल कहकर विवाद खड़ा कर दिया था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने प्रभा पत्रिका में भावों की भिड़न नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविन्द्रनाथ टैगोर का नकल कहा था। किसने कहा था? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो है प्रश्न इस प्रकार 121 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 122, निम्न में से किस कवि को भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक माना जाता है, या सेतु माना जाता है, या जोड़ने वाला कहा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। अर्थात 122 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 123। देखिए निम्न कृतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। झंकार, पंचवटी, झंकार था 1929, नहीं पंचवटी देखिए यह 1925 ईस्वी में लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। पंचवटी इसका नायक जो है कौन है? लक्ष्मण है। पंचवटी 1925 में। झंकार 1929 में ईस्वी में लिखे थे। 1929 में। जय भारत को उन्होंने लिखा था 1952 ईस्वी में। कब? 1952 में। और विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में लिखा था। इस प्रकार व्यवस्थित कालक्रम क्या है? बी। पंचवटी 1925, झंकार 1929, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। इस प्रकार जो है ये प्रश्नोत्तर नंबर 123 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्नोत्तर नंबर 123 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 124। देखिए प्रभाकर माचवे का मानना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले से नई कविता का प्रारंभ हुआ। उक्त दोनों कविताओं के रचयिता कौन हैं? तो उक्त दोनों के रचयिता कौन हैं? अर्थशास्त्र और देहाती और मेले
दोनों कविताओं के रचयिता जो है प्रभाकर माचवे जी हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 124 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? हरियोद्ध की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। हरियोद्ध की प्रथम रचना कौन सी है? हरियोद्ध की प्रथम रचना कृष्ण शतक है, ये सही है। लेकिन ये हो जाएगा हरियोद्ध की ब्रज भाषा की प्रथम रचना जो है कृष्ण शतक है। किस भाषा की ये थी? ब्रज भाषा में। हरियोद्ध की ब्रज भाषा की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। दूसरा है हरियोद्ध के रस कलश ग्रंथ में रीत ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण है, ये भी सही है। कृष्ण शतक व रस कलश की भाषा ब्रज भाषा है, ये भी सही है। अगला जो है हरियोद्ध द्वारा प्रिय प्रवास, हरियोद्ध द्वारा रचित प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 है, ये गलत है क्योंकि इसका रचना काल क्या था? 1916 दिया है, 1914 होगा। क्या होगा? 1914 ईस्वी में। और हरियोद्ध के इसमें प्रिय प्रवास में कितने सर्ग थे? टोटल 17 सर्ग थे। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरियोद्ध जी ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की थी। हरियोद्ध जी ने कितने प्रबंध काव्यों की रचना की थी? 3 प्रबंध काव्य, तीन प्रबंध काव्यों की रचना की थी, जिसमें था प्रिय प्रवास सर्वप्रथम 1914 जिसमें 17 सर्ग थे। दूसरे नंबर पर पारिजात 1937 जिसमें 15 सर्ग थे। और तीसरा प्रबंध काव्य का था वैदेही वनवास 1940 जिसमें 18 सर्ग थे। और इसमें राम द्वारा सीता निर्वासन की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राम द्वारा सीता निर्वासन की कथा का वर्णन है। मेरा जहाँ तक उम्मीद है जो है आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। और इसके बाद अगला जो है भाग कल जो है दूसरे दिन रेगुलर जो है 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। 30, 32, 25 मिनट का जो है हो जाता है मैक्सिमम। पुनः एक बार मैं एक ही बात बार आप लोगों से रिपीट करता हूँ कि बेटा आप पढ़ो कितना, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।